Hello everyone, I hope all of you are fine. So I request all of you, if this video is not visible, kindly change your video settings. ओके आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए और फिर वीडियो देखिए, राइट। तो देखिए जी, पहले मैं एक बात का जवाब दूं। यहाँ पे बहुत सारी मैसेजेस आ रही है कि सर हमें बुक कौन सी पढ़नी है। ये एक बुक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। ये बुक आप खरीद सकते हैं। दिस बुक यू कैन रीड, दिस इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल फॉर द जनरल साइंस। लेकिन केमिस्ट्री में मैंने आपको जितना पढ़ाया है, जितना मैंने आपको दिया है मटेरियल टेक्स्ट बुक का, आप उतना पढ़िए, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। बाकी साइंस के चैप्टर्स आप इसमें से पढ़ सकते हैं, रिलेवेंट चैप्टर्स। सारी बुक नहीं पढ़नी है, रिलेवेंट जो है बस उतना ही पढ़ना है। आप कहीं सारी बुक पढ़ोगे तो वो नहीं करना है जी। और इसमें रिलेवेंट चैप्टर्स में भी इसमें काफ़ी सारा मटेरियल दिया है। आप क्यूरेट करके अपना जो आपका सिलेबस है वो देख के इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में काफ़ी सारे MCQs भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, रिलेवेंट टू योर सिलेबस। आई एम रिपीटिंग, रिलेवेंट टू योर सिलेबस। डोंट वेस्ट योर टाइम स्टडीइंग समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ठीक, सिलेबस का एक पर्पज़ होता है, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछते हैं कि सर अगर यहाँ से पूछा, अगर वहाँ से पूछा। देखिए, हमारे पास एक गाइडलाइन है, दैट इज़ सिलेबस। उस सिलेबस के हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ने की या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक, एग्जामिनर के पास तो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ना, हमें क्या पता वो क्या पूछेगा। लेकिन सिलेबस का मतलब ही यही है कि वो सिलेबस से पूछेगा। अब लेट अस सपोज कि उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक्सेप्शनल पूछा, कोई छोटा सा पॉइंट कहीं से उठा के पूछा, वो तो हमें भी नहीं पता है, राइट। हमें भी कोई ऐसा इल्म गैब है नहीं कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि वो क्या पूछेगा एग्जाम में। लेकिन सिलेबस है, गाइडलाइन है, उस सिलेबस को हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको हम फिनिश करें। दैट इज़ आवर पर्पस। बाकी उसे क्या पूछना है, वील होप दैट कि जो हमारा सिलेबस है उसी में से पूछेगा, डेफिनेटली उसी में से पूछना भी है, राइट। तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। जो आपकी बुक्स है उनको अच्छे से पढ़े, उनको अच्छे से रिवाइज करें, उन्हीं के ऊपर MCQs करें। सो दैट इज़ आई थिंक सफिशेंट। एक और बात, मानो किसी के पास ऑलरेडी GK एरिहंट है, GK एरिहंट मनोहर पांडे, उसमें जो साइंस सेक्शन है वहाँ से रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी बुक है। देखिए, हमें यहाँ पे साइंस में PhD नहीं करनी है, राइट। वी शुड बी द जैक ऑफ ऑल थिंग्स। जैक ऑफ ऑल थिंग्स मानो आपको फिजिक्स भी पता होना चाहिए, बेसिक्स, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, तो वो चीज़ें आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो बुक है तो आप ये भी खरीदोगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इफ़ यू सॉरी, if you already have Arihant GK Manohar Pandey, you can cover your science section from that also, right। उसी चीज़ को समझ के पढ़िए। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई कर पाऊँ, और मैं इनफैक्ट करता भी हूँ ऐसा। तो कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, ये तो हो गया हमारा ये बुक का। अच्छा, एक और बात सुनिए, जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कुछ टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, मैं आपको एक और टाइप दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना MCQ सेशन। देखिए जी, वी हैव वन मोर थिंग दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि होती है बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड के दरमियान होती है और बेस के दरमियान होती है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जनरल प्रोडक्ट्स क्या होता है? एक तो बनता है हमें सॉल्ट यहाँ पे, और दूसरा बनता है वाटर, राइट। एक तो मिलता है सॉल्ट और दूसरा मिलता है जी यहाँ पे आपका वाटर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मानो एसिड आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। बेस आप मानो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। जब आप इन चीज़ों को रिएक्ट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे बनेगा सॉल्ट, किस चीज़ का? सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड का, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और बनेगा साथ ही साथ में वाटर। ये हो गया जी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The acid and the base have neutralized each other's effect. That is why this reaction is called as neutralization reaction. मानो पूछा तो इसलिए I thought कि मैं आपको ये बता दूं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस, बना क्या? सॉल्ट, और बना वाटर। ये सॉल्ट और वाटर आया कहाँ से? इधर से ही आया। ये रहा आपका सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, बचा क्या? हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH बचा, तो दैट इज योर वाटर,
राइट। ये हो गया जी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब देखिए रिवर्सिबल का मतलब होता है, जैसे मैं समझता हूं, कोई चीज अगर आगे जा रही है तो वो वापस भी आ रही है, तो इसी चीज को तो बोलते हैं रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मानो दिस इज नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सम मॉलिब्डेनम। दिस इज कैटलिस्ट। अगर ये चीज आप याद नहीं रख सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप रिएक्शन को समझिए। नाइट्रोजन को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ, ठीक, और हमें मिला वहाँ पे अमोनिया गैस। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस। ये यहाँ पे आपका अमोनिया गैस है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिवर्सिबल मैंने क्यों बताया, और ये मैंने क्या इधर पे बनाया, कुछ इस तरीके का एरो जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। दिस इज रिवर्सिबल एरो। ये एरो आपका इंडिकेट करता है कि जो ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं, फिर अमोनिया गैस फॉर्म होने के बाद कुछ अमोनिया गैस वापस टूटकर हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ ही साथ में कुछ नाइट्रोजन गैस भी बनाता है, राइट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। मानो आपका एक वेसल है, आपका एक कंटेनर है, उसी में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं। उस रिएक्शन में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, दैट इज अमोनिया गैस भी मिलेगा और साथ ही साथ में वो अमोनिया गैस टूटकर वापस आपका हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस बना रहा है। तो ये रिएक्शन तो बोथ वाइज जा रहा है, ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये बैकवर्ड भी जा रहा है। तो इसीलिए हमने इसको बताया कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं। मानो अगर पूछा विच इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए ना कि दिस इज एसिड, दिस इज बेस। और मानो आपसे ये भी पूछा कि व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ही है कि ये रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, राइट। और बाकी सारी रिएक्शंस में आप देखेंगे हमने सिर्फ एक ही एरो लगाया है। एक एरो का मतलब कि ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो ये था आपका कुछ और कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शंस का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। इसको मैं पहले यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ये आप आई होप कि आपने नोट किया होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज MCQs। आई रिपीट, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो काइंडली आप अपना यूट्यूब का जो है वीडियो क्वालिटी उसको इंक्रीज करें, तो ये चीज़ आपको अच्छे से दिखेगी। देखिए जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो MCQs है ये बहुत ही अच्छी लेवल के हैं। इतना मतलब वो नहीं पूछेगा आपसे इतना हाई, मतलब हाई लेवल का। जो भी पूछेगा बिल्कुल बेसिक पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी दे। लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, मानो अगर उसने पूछा कोई ऐसा क्वेश्चन। ओके जी, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वेपर, आप वाटर को वेपर में चेंज कर रहे हो, है तो वो वाटर ही, इसका मतलब फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस को वाटर बना रहे हो, वो तो अभी भी वाटर ही है, ठीक है ना, तो ये तो फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, ये भी एक फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगर आप गैस को जला रहे हो, गैस को जलाना इज अ केमिकल रिएक्शन, तो दिस इज योर आंसर, राइट। कंबशन ऑफ लिक्विड, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपोजिशन जो है इसका चेंज हो जाएगा। जैसे मानो आपका कोई गैस है CH4 गैस, अब मैं बता ही देता हूँ, जैसे मानो CH4 गैस है, इसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो ये तो चेंज हो जाएगा ना। यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट वाटर, राइट। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया और चेंज हो गया, तो देयरफॉर दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। पहला लेक्चर देखिए, मैंने आपको वहां पे ये चीज क्लियर की है कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जी, पहली ही बात लास्ट ही वीडियो में हमने बात की थी। मानो ये आपका अमोनियम गैस है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। पहले ही मेरा शक जा रहा है कि ये डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे अमोनिया गैस पे, तो देयरफॉर दिस शुड बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, राइट। ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ में होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को वहां पे रिप्लेस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ ही साथ में रेडॉक्स रिएक्शन। तो 1 and 3 शुड बी द आंसर। सो सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके की कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे रिएक्शन आपको देगा और बताएगा जी बोलो कि ये कौन सी रिएक्शन है। Okay, so next question is which of the following statements about the given reactions are correct? एक रिएक्शन दी है, बोल रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखिए जी, आयरन को रिएक्ट किया है वाटर के साथ, हमें मिला है वहां पे फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शंस पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखिए जी, पहला ही ऑप्शन बता रहा है दैट आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ये बात सच है? आयरन है ये, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये ऑप्शन तो सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बता रहा है कि वाटर जो है आपका रिड्यूस हो रहा है। ये देखो जी, वाटर है यहाँ पे, वाटर ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ये देखो जी वाटर, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वाटर में से ऑक्सीजन लूज हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी सही बात है दैट वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन गया ना इससे, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, तीसरा पॉइंट, वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। गलत बात, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि यही तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना आयरन को, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना आप इधर में, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है रिड्यूस होना, खुद रिड्यूस होना। एक बंदा जो खुद रिड्यूस होगा ना, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपोजिट है, अपोजिट। अगर मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। अगर मैं रिड्यूस हो रहा हूं, अगर वाटर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो आ गया 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बस कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से इसको देखना है कि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, बस वही चीज मैं आपको यहां पे भी बता रहा हूं। ओके, ओके, सॉरी। So fourth question is, which of the followings are एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जब रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगी यहाँ पे। अच्छा, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम मैंने आपको बताया है, पहली ही एग्जांपल मैंने आपको यही दी थी, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ। टेक्स्ट बुक में याद करिए वो चीज़, जहाँ पे एक बीकर था और उस बीकर पे एक हाथ था, वो उस हाथ से चेक कर रहा था कि हीट इवॉल्व हुआ कि नहीं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये रिएक्शन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये बहुत सही बात है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, देखो ये आपको मैंने शायद नहीं बताया है उधर। मानो ये आपका एसिड है, ठीक, इस एसिड को आप डाइल्यूट करना चाहते हो। डाइल्यूट का मतलब होता है दैट आई विल मिक्स इट विद सम वाटर, आई विल मिक्स इट विद सम वाटर। जब मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगा एसिड में या थोड़ा सा एसिड करूंगा ऐड वाटर में, राइट, तो वहाँ पे भी कुछ हीट इवॉल्व होती है, वहाँ पे भी कुछ हीट इवॉल्व होती है। सो डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक, सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर क्रिस्टल्स इज ऑल्सो एंड। सब्लिमेशन का मतलब है जैसे आपके पास कोई सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी एंडोथर्मिक है। तो खाली पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन 1 and 2 दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन होने के बाद आपको हीट वही से मिल रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब आपको हीट यही से देना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा जी आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ पे, लेकिन मैंने आपको बुक दी है, आप देख सकते हैं फिर भी, अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, पढ़ाया है जी सर, पढ़ाया है, याद भी है। ये देखो जी, पहला रिएक्शन मेटल, गलत, इधर ही गलत, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दोनों ही होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस, तो यहाँ तो खाली एक मेटल है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, ये तो गलत है सर। Na2SO4 ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने देखा है, ये तो लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, ठीक। ये वाली रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो है कंबशन रिएक्शन, ओके। ये वाली रिएक्शन भी है आपका कंबशन रिएक्शन, तो कौन सा आंसर है जी, ओनली सेकंड होना चाहिए, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, वी ऑल्सो कॉल इट एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो यही आपसे पूछेगा। इनफैक्ट इससे मतलब लेवल आपके एग्जाम में कम ही रहने वाला है, लेकिन वी आर ट्रेनिंग यू फॉर द वर्स्ट, नॉट फॉर द वर्स्ट, वी आर ट्रेनिंग यू फॉर द हार्ड क्वेश्चंस, द बेस्ट क्वेश्चंस इफ दे वांट टू गिव, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, इज आर ट्रू बताना है हमें। तो पहला देखिए जी, पहला है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब ये अगर हमारा सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं सनलाइट में, HNu, सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, टर्न्स ग्रे, ग्रे बना रहा है। मैंने आपको बताया था फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, एक तो सिल्वर बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है, और ये होता है हमारा ग्रे कलर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद है ना कि भूल गए हो, हमने पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दी फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, ये तो आंख बंद करके मैं आंसर दे सकता हूँ, 1। सब्लिमेशन गलत, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, डिकम्पोजिशन तो सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है, तो ये भी गलत। ऑक्सीडेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए 1, तो 1 ओनली इज द आंसर। आप बताइए ये मुश्किल है क्या, कोई भी मुश्किल नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स। अगला क्वेश्चन बताइए सर। ओके तो ये देखिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद द अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बेरियम क्लोराइड बता रहा है BaCl2, ठीक है ना, बोल रहा है हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं अमोनियम सल्फेट के साथ NH4 NH4 ट्वाइस SO4, ये हो गया जी आपका अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ये बोल रहा है कि अब ये रिएक्शन जब हो रहा है ना, तो ये बना रहा है आपका बेरियम सल्फेट। ऐसी ही रिएक्शन की है हमने प्रेसिपिटेशन वाली, उसमें भी बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पे बन रहा है साथ ही साथ में NH4Cl। अब इसने यहाँ पे चेंज किया है एक सब्सटेंस को, बस इतना ही इसने चेंज किया है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है? बेरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेट है, ये तो हमें पता है, वी हैव द नॉलेज, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो सेकेंड एंड फोर्थ आपका रहेगा जी करेक्ट आंसर। तो 10th का आंसर है डी, सेकंड एंड फोर्थ, बिल्कुल आसान, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ये रिएक्शन पता भी नहीं, मानो आपको पता ही नहीं अमोनियम सल्फेट क्या है, लेकिन बेरियम सल्फेट का नाम तो सुना है ना। बेरियम सल्फेट मैंने बताया कि नहीं बताया, ये भी बोला है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, बोला है कि नहीं बोला, तो इसका मतलब आप इसको गेस वर्क से भी सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप याद करिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन
जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज रिएक्शंस। उस इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज रिएक्शंस में हमने यूज़ किया था वाटर को। बोला था जब इलेक्ट्रिसिटी से इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस और मिलेगा ऑक्सीजन गैस, राइट। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे ना, मानो इधर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s आर 4 मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 2s आर 4 मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, 2 टाइम्स है, राइट। अब ये पूछ रहा है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, तो हमें मालूम है। अब बोल रहा है मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन अक्सर आता है सीबीएसई के 10th में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब आप मतलब आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो बोल रहा है मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बने मतलब 2, और ऑक्सीजन कितना बना 1, ऑक्सीजन कितना बना 1। तो यहाँ पे बने आपके 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना 1, तो मोलर रेशियो हो गया जी 2:1, 2:1। डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन याद रखिए 2 है हाइड्रोजन का और 1 है ऑक्सीजन का, ठीक। और समझ के भी याद रखना चाहते हैं तो ये रही रिएक्शन, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है। दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो आप याद रख सकते हैं या तो आप रिएक्शन को समझ के कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगे वैसे आप करिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। एंडोथर्मिक का मतलब हीट दे रहे हैं हमें रिएक्शन को हीट देना है तभी रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसी को तो बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अभी ऊपर ही मैंने आपको बोला था जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ तो वो एक्सोथर्मिक है, हीट जनरेट होता है। गलत ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, मानो ये ड्राई आइस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लिख सकते हैं। ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को सब्लाइम करना है तो थोड़ा सा तो हीट चाहिए, हीट चाहिए मतलब आप हीट दे रहे हो इसको, सब्लिमेशन में हीट चाहिए, वहां से हीट नहीं मिलेगा, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स, अगर वेपर है, वेपर वापस कंडेंस हो रहा है और बन रहा है लिक्विड, बन रहा है लिक्विड, तो क्या आपको लग रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं, एंडोथर्मिक, ये भी गलत ऑप्शन। राइट, तो ये भी गलत ऑप्शन है जी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स भी नहीं है, क्योंकि आपको गैस से वापस वाटर बनाना है, गैस से वापस वाटर बनाना है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसी वाटर को अब आपको इवेपोरेट करना है। अब बताओ हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो हीट चाहिए ना, अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो क्या करोगे? हीट दोगे ना, तो ये भी तो एंडोथर्मिक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, देयरफॉर सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड फोर्थ। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ द फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल और द ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। रैंसिडिटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा गैस आप यूज कर सकते हो सो दैट कि आप एक फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को काफ़ी लंबे समय तक रख सकोगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्यों रखेंगे? इससे तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाइट्रोजन के बारे में सोच सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं रखेंगे लेकिन नाइट्रोजन और हीलियम को रख सकते हैं। नाइट्रोजन बोला था ना, नाइट्रोजन फ्लशिंग, याद है? ठीक है ना, तो इसी तरीके से चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। और हीलियम भी आपको बोला है पहले लेक्चर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैंने आपको बोला है दैट हीलियम इज अ नोबल गैस, ये रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये रहा जी आपका आंसर, हीलियम एंड नाइट्रोजन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। अब आप डरना नहीं कि सर ये रिएक्शन तो देखी ही नहीं है, टेंशन नहीं, आप देखो, आप कॉन्सेप्ट समझो कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या उस
क्या जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वो देखने वाली चीज़ है। बोल रहा है ये एक रिएक्शन है, ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड एंडोथर्मिक है। देखो भाई, एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है इसमें और इसमें, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन है या नहीं है? डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन तो है। अच्छा, एंडोथर्मिक है कि नहीं? यहाँ पे हीट भी लिखा है, मतलब हीट हम दे रहे हैं रिएक्शन को, तो ये तो एंडोथर्मिक भी है। तो ये तो दोनों ही चीज़ें सही है, तो ये ऑप्शन रहेगा जी सही। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट है क्या? गलत। ये ऑप्शन टिक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो है लेकिन रिलीज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, हम हीट यही से दे रहे हैं, तो ठीक, ये वाला भी गलत। फोटोकेमिकल तो है ही नहीं, फोटोकेमिकल में तो लाइट का इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत। राइट, आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है बताइए? ऑक्सीजन गैस को आप अंडर प्रेशर स्टोर कर रहे हैं गैस सिलेंडर में, ये कहाँ का केमिकल रिएक्शन हुआ? ये तो अभी भी ऑक्सीजन गैस है। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, एयर को आप, जो कि एक गैस है, उसको लिक्विफाई कर रहे हो, मतलब उसी एयर को लिक्विड बना रहे हो, ये भी अंडर प्रेशर ही होता है, लेकिन ये तो फिर भी है ना वही चीज़, इसमें तो वही वाले गैसेज हैं, तो ये भी तो फिजिकल चेंज है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ केमिकल रिएक्शन। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश, चाइना डिश में आप पेट्रोल रख रहे हो ओपन एयर में, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा? नहीं होगा केमिकल रिएक्शन। ये हो सकता है कि पेट्रोल की क्वांटिटी कम होगी, पेट्रोल विल फ्लाई, पेट्रोल विल एवापोरेट, ये हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगी। अगर कॉपर वायर को हीट कर रहे हो, हीट अगर कर रहे हो कॉपर वायर को, और वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर में, मेटल है ना, तो कॉपर ऑक्साइड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो ये हो गया जी आपका केमिकल रिएक्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई थिंक दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर फ्रॉम दिस, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे ऊंचा लेवल नहीं होगा, बहुत बेसिक आपसे पूछेगा, लेकिन जितना आपको पढ़ाया है वो तो एक बार रिवाइज करो, उन रिएक्शंस को याद करो, सो दैट इज़ सफिशेंट फॉर योर एग्जाम। सो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी। तो यहाँ आपका केमिस्ट्री कंप्लीट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न्ड, यहाँ आपका केमिस्ट्री कंप्लीट एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न्ड। आपको बोला है वो एलॉयज एंड वो मेटलर्जी का एक टॉपिक दूंगा आपको, तो वो अलग से दूंगा आपको एक टॉपिक, लेकिन अभी आपका केमिस्ट्री इज टोटली कंप्लीट, राइट। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये मेरी आईडी है, मैं एक बार फिर से देता हूं, MUDDASIR Mudassir_Ahmad AHMA, इट इज़ DD। तो आप मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, राइट। अभी कुछ और लेक्चर्स आएंगे, ओजोन भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो कुछ साथ है अभी हम लोगों का, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है आगे आगे, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।